नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण प्रताप सिंह एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स के साइंस सब्जेक्ट पोर्शन में आने वाले फिजिक्स के सवालों की। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डायमेंशन इक्वल्स टू प्रेशर। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा कि प्रेशर के सिमिलरिटी वाले इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, उनमें से किसकी डायमेंशन सेम है। तो अब प्रेशर जनरली आप देखते हैं क्या होता है, प्रेशर होता है आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स की डायमेंशन होती है वो होती है आपकी ml t-2 डिवाइडेड, और एरिया की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी l स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट। तो यहाँ से प्रेशर की जो डायमेंशन आएगी वो क्या होगी आपकी ml-1 t-2। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेशर की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और प्रेशर की जो डायमेंशन ये l-1 किस तरीके से है, जैसे आप इस l स्क्वायर की टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर पावर कितनी थी 1 थी, और ये 2 जाके आपका -2 बनेगा, वहां से आप प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे। अब आप ऑप्शंस में देखेंगे, आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है एनर्जी अपॉन एरिया। तो सबसे पहले हम एनर्जी की डायमेंशन देख लेते हैं। एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो होती है आपकी ml² t-2 होती है। ठीक है, अब दूसरी यहाँ पे कौन कौन सी डायमेंशंस दे रखे हैं आपको, एरिया का दे रखा है, वॉल्यूम का दे रखा है, और वॉल्यूम ही है। तो यहाँ से हम एरिया का भी डायमेंशन लिख लेते हैं। जैसे डायमेंशन ऑफ एरिया लिखेंगे तो वो क्या होता है आपका l स्क्वायर होता है, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वो होती है आपकी l³ पावर 3 होती है। ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि किसकी आपकी डायमेंशन प्रेशर के इक्वल आ रही है। तो ऑप्शन ए से हम बात करें तो फर्स्ट में दे रखा है एनर्जी अपॉन एरिया, ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड डायमेंशन ऑफ एरिया करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे, यहाँ रखेंगे ml² t-2, और जो एरिया का डायमेंशन है वो क्या होता है आपका l स्क्वायर होता है। ठीक है, तो l स्क्वायर डायमेंशन से आपका l स्क्वायर कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से m-t-2, यहाँ से आपको डायमेंशन मिलेगा। तो ऑप्शन ए तो आपका कैंसिल हो गया यहाँ से। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है आपके पास, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन। ठीक है, वही फर्स्ट ऑप्शन की तरह हम एनर्जी का डायमेंशन रखेंगे ml² t-2, एंड वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है l³ होता है। ठीक है, तो जैसे ये l³ ऊपर की साइड जाएगा, अपर वाले पार्ट में जाएगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा ml-1 t-2। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे आप एनर्जी अपॉन वॉल्यूम का जो डायमेंशन है ml-t-2 वो क्या है आपके प्रेशर ml-1 t-2 के इक्विवेलेंट है। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द हीट सप्लाइड एंड वर्क डन ऑफ ए कार्नोट इंजन। कैसा इंजन दे रखा है आपको, कार्नोट इंजन दे रखा है। कार्नोट इंजन दे रखा है जिसके लिए आपके पास हीट सप्लाई है 4 kg एंड वर्क है 2 kg रेस्पेक्टिवली, है ना। इफ द मिनिमम टेम्परेचर इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड देन फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है। देखो कार्नोट इंजन के अंदर क्या होता है, एक आपका सोर्स होता है, फिर आपका वर्किंग सब्सटेंस होता है, और फिर नीचे आपका क्या होता है सिंक होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वर्किंग सब्सटेंस है यहाँ पे आपका वर्क किया जाता है। ठीक है, और जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है T1, और जो सिंक का टेम्परेचर होता है T2 वो सबसे लो होता है। ये आपका सोर्स टेम्परेचर होता है और ये आपका सिंक होता है। ठीक है, सोर्स से जो एनर्जी दी जाती है आपको वर्किंग सब्सटेंस के लिए वो Q1 होती है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है, जो वेस्टेज एनर्जी है वो आपकी यहाँ पे Q2 से डिनोट करी जाती है। अब आपको सबसे पहले देखना है कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। आपको दे रखा है जो आपको हीट सप्लाई है वो कितनी है 4 kg, तो हीट सप्लाई क्या होती है आपके पास Q1 होता है, वो दे रखा है आपको 4 kg। ठीक है, साथ में दूसरा क्या दे रखा है आपको, वर्क दे रखा है कि वर्क डन कितना है इस प्रोसेस के अंदर। तो वर्क डन यहाँ पे कितना है आपका 2 kg के अराउंड है। ठीक है, और आपको दे रखा है इफ द मिनिमम टेम्परेचर इज 127 डिग्री। अब मिनिमम टेम्परेचर किसका होगा, जो सोर्स का टेम्परेचर होता है T1 वो आपके सिंक के टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो सिंक का टेम्परेचर है T2, वो आपका मिनिमम टेम्परेचर हो गया एज कंपेयर टू सोर्स। तो आपको T2 गिवन है यहाँ पे 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 127 प्लस 273 करेंगे इसको केल्विन में चेंज करने के लिए, तो ये अराउंड आएगा आपका 400 केल्विन। केल्विन में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको पता है कि जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है, ना कि सेंटीग्रेड में होता है। तो आपको उसको क्या करना है, सेंटीग्रेड सेल्सियस से केल्विन में आपको चेंज करना है। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी आपको T1 का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो T1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो जो पैरामीटर्स आपको गिवन है, जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनको यूज करते हुए आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन क्या होती है, वर्क डन थ्रू द वर्किंग सब्सटेंस डिवाइडेड बाय
हीट सप्लाई W/Q1 होता है, तो हम यहाँ से पहले नीटा निकाल लेते हैं और इसका एक फॉर्मूला और होता है आपका टेम्परेचर के रिलेशन में 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1 होता है, जहाँ पे आपका T2 है द टेम्परेचर ऑफ सिंक है एंड T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। ठीक है, इसको सॉल्व करते जाते हैं। W आपको है, Q1 भी आपको पता है, तो यही फॉर्मूले हम पुट करते हैं। W कितना है आपके पास 2 और Q1 कितना आपके पास 4 इक्वल्स टू 1 - T2 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा आपके पास 1 - T2/T1। T1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। T2 आपके पास 400 केल्विन है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में रखेंगे। तो जब 2 डिवाइडेड बाई 4 होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम आगे सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - T2 इक्वल्स टू T2 डिवाइडेड बाई T1। 1 - 1/2 इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है, 1 - 1/2 करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 1/2 ही बचेगा। T2 की वैल्यू कितनी है 400 और नीचे डिवाइडेड बाई T1। जब हम इसको क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास T1 का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, T1 इक्वल्स टू आपके पास आएगा 800 केल्विन। ये तो आया आपके केल्विन में, लेकिन आपको ऑप्शंस किस में गिवन है, सेंटीग्रेड्स में गिवन है। तो आप इसको केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से T1 इक्वल्स टू 800 में से -273 करेंगे तो आपके पास 527 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए के अंदर आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, 800 से 273 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 5 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर मिलेगा। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 2 mm, ठीक है, आपको डायमीटर दे रखा है, d दे रखा है 2 mm, तो इसका रेडियस क्या बन जाएगा, r इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास d/2 बराबर 1 mm, यहाँ से आपका इसका रेडियस हो जाएगा। डिप्ड इन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी रो से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से। द लिक्विड राइजेज इन द ट्यूब 15 mm, यानी आपको हाइट दे रखा है कि आपकी जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें आपका जो लिक्विड है कितनी हाइट पे इंक्रीज कर रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ 0 विद द ट्यूब, यानी जो आपका थीटा है ट्यूब के साथ वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड ग्लास ट्यूब, है ना। तो जैसे मान लो कि ये आपकी कैपिलरी ट्यूब है और इसमें आपका कोई लिक्विड इस तरीके से फिल है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनता है ग्लास और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको काउंट करने के लिए जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो होता है आपके पास ρh डिवाइडेड बाई 2 × cos थीटा यहाँ से होता है। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है आपके पास 1 mm है, तो हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे। तो t इक्वल्स टू 1 mm को हम मीटर में चेंज करें तो 1 × 10⁻³ हाइट कितना इंक्रीज कर रहा है 15 mm, तो 15 × 10⁻³ ठीक है। अब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपको रो को अगर क्या बोलते हैं नॉर्मल ग्रेविटी में चेंज करना है तो 0.8 × 1000 करेंगे, तो यहाँ से ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 800 के अराउंड। और जो हम जानते हैं cos थीटा में थीटा कितना है 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1 हो जाएगी। ठीक है, तो रो की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 800, g कितना आपके पास 10 है। ठीक है, क्योंकि जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 10 होती है, न्यूमेरिकली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूमेरिकली हम सोल्व करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए g का वैल्यू 10 लिख सकते हैं। तो 2 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो ये 3 0 से ये -10⁻³ कैंसिल हो गया, 2 से ये 8 4 टाइम कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या क्या बचा t इक्वल्स टू 1 × 10⁻³ 15 × 4 60। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 6 × 10⁻², और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल आना चाहिए, तो ये हो गया 0.06, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है 0.06 न्यूटन पर मीटर, यहाँ से आपका टेंशन का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज हाफ इफ नॉट कनेक्टेड विद ए सेल। ठीक है, जैसे ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है और इसके बीच की डिस्टेंस मान लो कि d है। ठीक है, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब ये d से हो जाए आपका d/2। ठीक है, तो जैसे ये मान लिया मैंने केस 1 और ये मान लिया केस 2, मान लो कि इस कंडीशन में ये बिल्कुल पास पास आ गए इस तरीके से। ठीक है, यानी डिस्टेंस को हमने डिक्रीज कर दिया, तो पोटेंशियल पे क्या
डिफरेंस आएगा जब वो सेल से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, वो क्या होता है आपके पास QD डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट A होता है, ठीक है। ये आपका मान लिया हमने केस 1 मान लिया। सेकंड केस के अंदर हमने फर्स्ट नंबर दिया, सेकंड केस के अंदर आपको V डैश फाइंड आउट करना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि जब आपका D की जगह क्या हो जाए D/2, तो Q ये हो जाएगा D/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो यहाँ से हो जाएगा ये QD डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A, और QD डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट A किसकी वैल्यू होती है आपकी V की वैल्यू है, तो यहाँ से V डैश क्या हो जाएगा आपके पास V/2, यानी जो पोटेंशियल है वो हाफ हो जाएगा यानी घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, इट डिक्रीजेज, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन 1 होगा, A होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए रेशियो क्या होता है। वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो लाइट स्पीड के इक्विवेलेंट आता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो C का वैल्यू होता है वो होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से जब हम देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट के अंडर रूट के इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन C होगा, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G विद डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई वेयर R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं जब हम डेप्थ की बात करते हैं, जब हम डेप्थ की बात करेंगे तो जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है G = G0 1 - D डिवाइडेड बाई R होता है, ठीक है। जहाँ पर D होती है वो डिस्टेंस ऑफ द डेप्थ होती है फ्रॉम द सेंटर, और जब हम हाइट की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं तो G होता है आपका G0 R/R + H का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपका ग्रेविटी का रिलेशन आता है डेप्थ के साथ और हाइट के साथ। अब फर्स्ट इन केस मान लो अगर जो ये D है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर D के लिए हम ऐसे मान ले कि कोई डिस्टेंस x है वो R से लेस देन है, ठीक है। तो x का जो D का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R - x, ठीक है। क्योंकि आप जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये इसका रेडियस R है, हम इससे आ रहे हैं, ये जो डिस्टेंस है ये डेप्थ के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, अंदर की साइड आ रहे हैं, और इससे हाइट ऊपर h की बात करते हैं, ठीक है, हाइट के ऊपर बात करें। अगर हम मान ले जो डिस्टेंस है वो R से कम है, ठीक है, हम मान ले कि डेप्थ में यहाँ पर है, यहाँ सेंटर से चले और इसके R/2 डिस्टेंस पे चले, तो आप कह सकते हो ना कि जो हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है x वो आपकी R से छोटी है, और वो कितनी होगी आपकी R - x होगी। इस R - x को यहाँ पे पुट करोगे तो G = क्या आ जाएगा, G0 1 - D की जगह आ जाएगा R - x डिवाइडेड बाई R। इस R का जब आप डिवाइड करोगे तो G का वैल्यू मिलेगा G0 x डिवाइडेड बाई R, ठीक है, सॉल्व करने पे। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिला आपका, यहाँ से जो रिलेशन मिला वो मिला G = x, यानी x के साथ आपका लीनियर रिलेशन मिल रहा है। तो लीनियर रिलेशन में देखोगे तो आपको ऑप्शन A तो गलत हो जाएगा, यहाँ तो कोई लीनियर रिलेशन है ही नहीं, यहाँ तो जब R डिस्टेंस तक जा रहे तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन C भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे कौन, ऑप्शन B और ऑप्शन D बचे, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपकी डेप्थ से, इस डेप्थ से R सेंटर तक आ रहे हैं तब तक वो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है आपका ग्रेविटेशन, यानी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में है आपके लीनियरली, ठीक है। अब बात करते हैं हम R डिस्टेंस से हाइट h ऊपर, यानी इससे इसके अब ऊपर जाते हैं तो क्या होगा, जो R है तो वो रहेगा, लेकिन हम h को मान ले, अगर ये जो हाइट h गया है, अगर ये क्या बोलते हैं R से छोटा कर दें हम, है ना, हाइट से अगर जितनी R डिस्टेंस है जैसे इसकी 64 किलोमीटर होती है, अगर उससे हम कम हाइट को लेते हैं तो आपका जो रिलेशन आएगा हाइट के लिए तो वो आएगा G = x 1/x² आएगा हाइट के लिए, ठीक है। आप इस इक्वेशन में h बराबर रखोगे R - x, उसको सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास G = 1/x² आएगा। तो ये क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो गया, तो एक्सपोनेंशियल डिके आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन D होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसके लिए लिख सकते हो G = x, और इसके लिए लिख सकते हो G = 1/x², ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इन शॉर्ट।
नेक्स्ट है इन स्टोक्स फॉर्मूला F इक्वल्स टू माइनस 6 पाई नीटा आर वी। नीटा रिप्रेजेंट, जो नीटा रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है? देखो फॉर्मूला क्या है आपका स्टोक्स का, माइनस का 6 पाई नीटा आर वी है, ठीक है। जो वी है वो वेलोसिटी है, ठीक है, ड्रैग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ये रेडियस ऑफ बॉल है, जो आपका बॉल है जो लिक्विड में ड्रॉप करने के बाद जब जाता है डाउनवर्ड, उसका रेडियस है। और जो नीटा है वो आपका क्या होता है? विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो ये विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो नीटा के बारे में पूछा है तो वो विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज 5 हेनरी। आपको 5 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, ठीक है, यानी आपको कैपिटल M की वैल्यू दे रखी है। इफ करंट चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू 5 एम्पियर इन 10⁻³ सेकेंड, ठीक है, देन द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में आपका इंड्यूस्ड EMF पूछ रखा है। हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है वो होता है माइनस का एप्सिलॉन या फिर E बैटरी बोल सकते हो DI/dt, ठीक है। नेगेटिव इसके अपोजिशन को दिखाता है, अपोज को दिखाता है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड होगा इंडक्शन का वो हो जाएगा एप्सिलॉन DI/dt। और जो ये DI/dt की हम जो बात कर रहे हैं ना, ये DI/dt ये चेंज इन करंट है इन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन करंट कितना हो रहा है आपका? 0 से 5 एम्पियर कितने टाइम में? 10⁻³ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको दे रखा है 5 हेनरी, तो वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन DI/dt कितना है? 5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इतने सेकंड्स में हो रहा है। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? 5 × 5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ इक्वल्स टू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन इक्वल्स टू, या फिर ई भी बोल सकते हो, 25 × 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव भी चेंज हो जाएगा। तो ये किलो वोल्ट में हो गया, तो 25 किलो वोल्ट बैटरी का वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल फॉर्मूले के अंदर आपको बेसिक वैल्यूज पुट करने, उसको सॉल्व करना और कुछ ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इफ द मीन लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 15 डेज, क्या दे रखा है आपको? मीन लाइफ दे रखा है। मीन लाइफ को हम किससे डिनोट करते हैं? टॉ से डिनोट करते हैं, ठीक है। देन द हाफ लाइफ ऑफ द एलिमेंट विल बी, हाफ लाइफ पूछा है, यानी आपको टी हाफ पूछा है, हाफ लाइफ टाइम पूछा है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो आपका टो होता है मीन लाइफ, वो क्या होता है आपके पास? 1/λ होता है, और उसकी वैल्यू होती है, दे रखी है आपको 15 डेज गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे जो लैम्डा है वो क्या है आपका? रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको टी हाफ पूछा है, और हम जानते हैं कि जो टी हाफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.693 इंटू 1/λ की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? 1/λ की वैल्यू आपको यहाँ पे 50 गिवन है ही, तो यहाँ जैसे पुट करोगे 0.693 इंटू 50, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो ये अराउंड आएगा आपके पास 34.65 डेज। तो सॉल्व करने पास आपके पास 34.65 डेज आएगा, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ से पहले हमने टॉ का वैल्यू लिखा, फिर हमने टी हाफ का वैल्यू लिखा। टी हाफ में 1/λ मल्टीप्लाई होता है, तो 0.693 को आपने 1/λ से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास यहाँ पे टी हाफ आ गया एलिमेंट डीके के लिए। नेक्स्ट है द ऐसा यूनिट ऑफ करंट। जो करंट का देखो बेसिक जो डेफिनेशन किससे आता है? I बराबर Q/T आता है, ठीक है। द चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम आपका क्या कहलाता है? करंट कहलाता है, ठीक है। और Q क्या होता है आपका? कूलाम होता है, ठीक है। और T किस में होता है आपका? सेकंड में होता है। तो 1 कूलाम पर 1 सेकंड आपका क्या कहलाता है? यही जो है आपका ऐसा यूनिट में, यही आपका यूनिट किस में चेंज हो जाता है? एम्पियर में चेंज हो जाता है। तो आपका जो करंट का ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओम होता है, ये रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। जो जूल है ये आपका एनर्जी का, ये वोल्ट है ये आपकी बैटरी का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। अब जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है कौन कौन सी होती है? जैसे हो गया आपका रेडियो हो गया, माइक्रोवेव हो गया, और इसके बाद इंफ्रारेड हो गया, उसके बाद विजिबल आ गई, उसके बाद अल्ट्रा यूवी रेज हो गई, उसके बाद एक्स रेज आ जाती है, उसके बाद गामा रेज आ जाती है। इस तरीके से आपके पास
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो वो रेडियो वेव्स की होती है, फिर माइक्रोवेव की होती है, फिर इनसे इस तरीके का आपका ऑर्डर होता है, ठीक है, ये विजिबल है ना, इस तरीके का आपका ऑर्डर होता है किसका, मैक्सिमम वेवलेंथ का, तो ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। अब ऑप्शंस में क्या क्या है आपके पास, अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, माइक्रोवेव है और गामा रेज है। तो आप यहाँ देखोगे ये आपका विजिबल रहा, ये अल्ट्रावायलेट रहा, ये एक्सरे रहा, और चौथा कौन सा था, गामा रे रहा, और आपको माइक्रोवेव दे रखा है। तो माइक्रोवेव है इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ रखता है, ठीक है। और इसका जो रिवर्स ऑर्डर होता है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, आपकी गामा रेज की होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे गामा रेज आ जाता है, अगर वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में रेडियो वेव्स अवेलेबल नहीं है। कौन सा है, माइक्रोवेव है, तो यहाँ पे माइक्रोवेव होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी आपको एस्केप वेलोसिटी दे रखी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट दे रखा है, फाइंड द एस्केप वेलोसिटी ऑन ए प्लेनेट हैविंग मास ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ एंड द रेडियस हाफ दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है √2gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। जहां पे आपका g होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल होता है, मास आपका प्लेनेट का मास है या फिर कोई भी जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं आप उसका मास होता है, r है रेडियस ऑफ द बॉडी होते हैं या फिर जो आप प्लेनेट यूज कर रहे हो उसकी होती है, ठीक है। तो आपको दे रखा है कि ve इक्वल्स टू √2gm डिवाइडेड बाई r इक्वल्स टू 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब बाद में आपको देखो क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है कि मास को कर दें हम ट्वाइस, मास कर रहे हैं हम ट्वाइस, तो हम m डैश ले लेते हैं, वो क्या हो रहा है आपका 2m हो रहा है, और साथ में क्या कह रहा है कि रेडियस हाफ कर दें, है ना। तो हम यहाँ से कह दें कि r डैश है, जो नया एस्केप वेलोसिटी के लिए r डैश आएगा उसके लिए रेडियस को कर रहा है r/2, तो आपके एस्केप वेलोसिटी न्यू क्या हो जाएगी, जिसको हम डैश से डिनोट कर सकते हैं 2, g तो हमेशा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, मास को कर दिया हमने 2m, ठीक है, और रेडियस r डैश की जगह हमने कर रहे हैं r/2 कर रहे हैं, ठीक है, और इसका ले रहे हैं हम स्क्वायर रूट, ये 2 ऊपर जाएगा डिवाइडेशन के कारण, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 8gm डिवाइडेड बाई r रहेगा इस तरीके से, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 4 × 2gm डिवाइडेड बाई r, ठीक। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहां से क्या हो जाएगा, ये रिलेशन इस तरीके से आएगा कुछ 2 × 2gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि √2gm अपॉन r की वैल्यू कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से जो आपका न्यू एस्केप वेलोसिटी आएगा वो कितना हो जाएगा 2 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ से न्यू एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। जो स्टूडेंट्स अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स एग्जाम को क्रैक करना चाहता है उनके लिए एसके बुक्स के पास बेहतरीन बुक्स का कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। उनमें से आपको यहाँ पे जो बुक दिख रही है ये आप इसकी गाइड बुक है, जिसके अंदर अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट के एंटायर सिलेबस को कंप्लीट किया गया है, ठीक है, अच्छे से समझाया गया है, डिटेल इसके सॉल्यूशंस को इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर मैं साइंस सब्जेक्ट के अलावा बात करूं फिजिक्स पोर्शन की, तो एसके बुक्स की फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। इस बुक के अंदर फिजिक्स के जितने भी थ्योरी चैप्टर्स है उनको इंक्लूड किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से डिटेल सॉल्यूशन के साथ उन क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को समझाया गया है। इसी के अलावा एसके बुक्स की ही अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस पेपर वाली बुक भी अवेलेबल है। इसके अंदर टोटल 52 पेपर्स को इंक्लूड किया गया है, तो इन प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका ऑनलाइन जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और इसी के साथ जो स्टूडेंट्स इसको ऑफलाइन मोड में अगर खरीदना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम मेंशन करें, हम लोग बताएंगे कि आपको किस तरीके से बुक को परचेज करना है। इसके अलावा एसके बुक्स के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो आज के लेक्चर में फिजिक्स के आए हुए 25 क्वेश्चन में से हमने 12 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, बचे बाकी की 13 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे के नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।